यूट्यूब नाजरीन खुशामदीद। मशीन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि मशीन काम करती है या नहीं, और करती है तो कितना करती है, और जितना करती है वो ठीक भी करती है या नहीं। तो सबसे पहला मरहला इसमें है बेड लेवलिंग का। तो सबसे पहले आप अपनी मशीन को होम कर लें, और होमिंग के बाद हम एक फीलर गेज इस्तेमाल करेंगे, जिसके ज़रिए हम इसका बेड लेवल सेट करेंगे चारों तरफ। मैं 1 मिलीमीटर का फीलर गेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मोटाई है वो रख सकते हैं। फीलर गेज को आप टूल की टिप और बेड के दरमियान से कुछ इस तरह से गुजारेंगे कि आपको टूल टिप जो है वो फीलर गेज के साथ रगड़ती हुई महसूस हो। और ये 4 कोने हैं या 4 स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपने अपनी मशीन का बेड लेवल जो है वो सेट करना है। इसके बाद आप अपने तीसरे कोने पे आ जाएं या तीसरे स्पॉट पे आ जाएं। इसके बाद चौथे स्पॉट पे आ जाएं। और जब आप ये एक लेवल पूरा कर लें तो आपको वापस पिछले यानी कि पहले स्पॉट पे जाना पड़ेगा, और ये 3-4 दफ़ा अमल आपको दोहराना पड़ेगा ताकि बेड जो है वो ठीक तरह से लेवल हो जाए। बेड लेवलिंग के बेहतर तरीके के लिए सबसे पहले आप पिछले जो 2 स्पॉट हैं पहले उनको आपस में लेवल करें, और इसके बाद आप सामने वाले जो 2 स्पॉट हैं उनको लेवल करें। इसके बाद है स्पिंडल की अलाइनमेंट और मशीन की स्क्वेयरिंग। स्पिंडल की अलाइनमेंट के लिए आप अपने गुनिया यानी स्क्वायर टेस्ट को बेड के ऊपर खड़ा करें और उसको स्पिंडल के कॉलट के साथ मिला दें। अगर आपको उसमें किसी किस्म की रोशनी नज़र आए जो कि अनइवन हो ऊपर और नीचे से, तो आप उसको एडजस्ट करके बिल्कुल एक जैसा कर दें। जब सामने से कर लें तो फिर उसके बाद दाएं या बाएं तरफ इसी तरह रखें और यही अमल दोहराएं। स्पिंडल की अलाइनमेंट के बाद बारी है मशीन की स्क्वेयरिंग की। स्क्वेयरिंग का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर एक लाइन एक्स एक्सिस में और एक लाइन वाई एक्सिस में लगाएं, और वो दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल अमूदन यानी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और उनका ज़ाविया 90 दर्जे का होना चाहिए। तो लाइनें हमने लगा ली हैं। पहले एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और उसके बाद वाई एक्सिस की। आप अगर बाईं तरफ वाले कोने को देखें तो इसके ऊपर लाइन के निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि बेड यहाँ से अभी भी थोड़ा सा नीचे है और लेवल नहीं है, तो हम इसको दोबारा लेवल करेंगे। मजीद लेवलिंग की एडजस्टमेंट के बाद लाइन इस तरह से नज़र आएगी। लेवलिंग को अगर आपने मजीद बेहतर करना है तो आप इसके चारों कोनों के ऊपर हल्के हल्के बारीक से सुराख करें। तो सुराख ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल 0.5 मिलीमीटर से भी कम की उनकी गहराई होनी चाहिए। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेड किस तरह से मज़ीद लेवलिंग की इसकी ज़रूरत है, तो आप उसको लेवल कर सकते हैं।
अब आप इसके ऊपर गुनिया रख के देख लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अमूदन यानी परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों लाइन नीचे की तरफ आ रही है, लाइन का और गुनिये का फासला आपस में बढ़ता चला जा रहा है। ये असल में मेरी ही गलती है। आपको याद होगा कि जब हम अपनी मशीन असेंबल कर रहे थे, तो जब मैंने गैंट्री को बिल्कुल ऊपर वाली तख्ती के साथ मिलाया, ये देखने के लिए कि क्या वो इसके मतवाज़ी है कि नहीं, तो दाएं तरफ से तो वो तख्ती के साथ जाके लग गया था, लेकिन बाएं तरफ थोड़ा सा फासला था। तो उससे मैं ये समझा कि गैंट्री जो है वो टेढ़ी है, तो मैंने उसको सीधा करके ऊपर वाली प्लेट के मतवाजी यानी पैरेलल कर दिया। मैं इसको एक और तरीके से आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको बात समझ आए कि क्या गलती हुई है। मैंने चौखटे और गैंट्री को इस तरह लाइनों के साथ दिखाया है, और यही लाइनें मैं आपको 3D सॉफ्टवेयर में रख के बताऊंगा कि क्या गलती हुई। तो ये हमारा चौखटा है जो आपको इस 3D सॉफ्टवेयर में नजर आ रहा है, और ये जो लाइन है ये हमारी गैंट्री की लाइन है। अब अगर हम अब इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मैं अपनी गैंट्री को बिल्कुल पीछे की तरफ ले गया था, तो आप देख रहे हैं कि दाएं तरफ से तो ये प्लेट के साथ मिल गई है, लेकिन बाएं तरफ फासला है जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है। तो मैंने ये फासला खत्म करने के लिए बाएं तरफ से गैंट्री को थोड़ा सा ऊपर उठा के ऊपर वाली प्लेट के मतवाजी यानी पैरेलल कर दिया। तो ऐसा करने से मसला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि मसला हल नहीं हुआ और गुनिये और लाइन के दरमियान फासला आ रहा था। तो असल में गलती ये थी कि सूरत हाल ये जो दाएं तरफ वाली है वो नहीं थी, बल्कि ये बाएं तरफ वाली थी। यानी हमारा चौखटा जो है वो टेढ़ा था और हमारी गैंट्री की लाइन जो है या गैंट्री बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मसला ये हुआ कि दोनों सूरतों में नतीजा एक ही था, यानी दाएं तरफ से तो जाके गैंट्री ऊपर प्लेट के साथ लग जाती थी, लेकिन बाएं तरफ से फासला रहता था। इस सूरत में भी आप देखेंगे कि फासला बाएं तरफ ही रहता है। तो नतीजा चूंकि एक जैसा था, मैंने सोचा कि चौखटा बिल्कुल ठीक है और गेंट्री टेढ़ी है, लेकिन असल में चौखटे में थोड़ा सा मसला था, वो टेढ़ा था और गेंट्री बिल्कुल सीधी थी। तो मैंने चूंकि बाएं तरफ से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के ऊपर वाली प्लेट के पैरेलल यानी मतवाजी कर दिया था, तो इसमें भी जब हम अपनी गेंट्री को ऊपर वाली प्लेट के साथ पैरेलल करते हैं तो नतीजे के तौर पर गेंट्री टेढ़ी हो जाती है। यानी जो ठीक चीज थी वो मैंने खराब कर दी, और उसका नतीजा जो है वो मैं आपको यहाँ पे ट्रेसिंग की सूरत में दिखाता हूँ। आप ये तसव्वुर करें कि ये वाला नुक्ता हमारा स्पिंडल है, तो ये देखिए कि स्पिंडल फिर किस तरह से काम कर रहा है। इसमें भी हम लाइन उसी तरह से ही लगाते हैं, यानी पहले एक्स एक्सिस पे और फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे। तो देखिए क्या नतीजा निकलता है। और आप देख सकते हैं कि वाज़े नज़र आ रहा है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के अमूदन यानी परपेंडिकुलर नहीं हैं। तो इसके ऊपर अगर आप अपना गुनिया रखें, तो आप देख सकते हैं कि ये वही सूरत हाल है कि कट और गुनिये के दरमियान फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो नतीजा ये निकला कि हमने अपने गैंट्री को ख़राब कर दिया, टेढ़ा कर दिया, और चौकटा जो पहले से टेढ़ा था उसको टेढ़ा ही रहने दिया। तो बहरहाल इसको अभी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा मसला अभी इसलिए नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई बहुत ही प्रिसीजन वाली चीज़ें नहीं बना रहे। हमने सबसे पहले इस मशीन के अपने ही पार्ट्स काटने हैं, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत अभी नहीं है, तो हम इसी से अपना काम चलाएंगे अभी। तो पहले टेस्ट में हम कुछ सर्कल काटेंगे। इनको आमतौर पे सीएनसी की ज़बान में पॉकेटिंग कहा जाता है। पॉकेटिंग किसी भी शक्ल की हो सकती है, स्क्वायर भी, सर्कल भी, या कोई भी और इरेगुलर शेप भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम सर्कल काटेंगे।
तो ये सर्कल हमने काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन पूरे गोल हैं। आप इनकी सफाई और इनकी पूरी गोलाई का अंदाज़ा खुद ही कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इससे पहला बाकायदा काम लेंगे और वो है हम अपनी मशीन के यानी इसी मशीन के कुछ पार्ट्स को काटना। बाकायदा पार्ट काटने से पहले हम एक ड्राई रन करेंगे, यानी बगैर काटे हुए इसके ऊपर मशीन चलाएंगे और देखेंगे कि वो बिल्कुल सही जगह पे जा रही है। ये जो मूवमेंट है ये ड्रिलिंग की है। ये मूवमेंट कंटूरिंग, प्रोफाइलिंग या पार्ट काटने की है। ये वाली मूवमेंट पॉकेटिंग की है। अब हम बाकायदा पार्ट काटना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये पॉकेटिंग की मूवमेंट है। और ये प्रोफाइलिंग, कॉन्टूरिंग या पार्ट काटने वाली मूवमेंट। इसमें एक अजीबोगरीब किस्म का मसला आ गया था। आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला ऊपर वाला कट है वो थोड़ा सा अपने सेंटर से खिसका हुआ है। तो मैं ये समझा कि शायद एक्स या वाई एक्सिस की मोटर जो है वो स्टेप मिस कर रही है, लेकिन मोटर के स्टेप मिस करने से दूसरी तरफ भी इसी तरह का बिगाड़ नजर आना चाहिए था, लेकिन वो एक जैसा नहीं था। तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मसला है। ये मिस्ड स्टेप का मसला तो नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में टामक टोइयाँ मारने के बाद ये चीज़ सामने आई। हमारे स्पिंडल की मोटर का रोटर जो है उसमें थोड़ा सा प्ले है। ये यहाँ पे तो बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये काम करता है तो ये ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब जाहिर है ये है कि ये वाली मोटर अब इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने जो दूसरी मोटर मंगवाई उसमें कोशिश ये की कि वो उसके अंदर बेरिंग ना हो बल्कि बुश हो। बुश बेरिंग के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रहते हैं और उनके अंदर प्ले ज़रा कम आती है। लेकिन जब इस मोटर को मैंने उसी पावर सप्लाई पे लगाया तो ये कुछ इस तरह से चल रही। तो एक और रुकावट सामने आ गई। एक और अजीब बात यह हुई कि जब मैं अपने स्विच को ऑन करता था पिछली मोटर के साथ तो पावर सप्लाई की लाइट जलती थी, लेकिन इस सूरत में पावर सप्लाई की लाइट भी नहीं जल रही थी और मोटर भी ठीक तरह से नहीं घूम रही थी। तो आप देख रहे हैं कि मोटर कैसे चल रही है और लाइट भी ऑन नहीं हो रही। मैंने मोटर की ताकत का अंदाज़ा करने के लिए इसको उंगली से थोड़ा सा दबाया, तो थोड़ा सा दबने के साथ ही मोटर घूमने से इनकार कर रही थी, लेकिन फिर अचानक इसने बिल्कुल ठीक चलना शुरू कर दी। तो अब आप देख रहे हैं कि पावर सप्लाई की लाइट भी ऑन हो गई है। मोटर को बंद करके दोबारा चलाया तो फिर पहले वाली सूरत हाल हो गई और एक बार फिर पावर सप्लाई की लाइट नहीं जल रही थी। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी, समझ नहीं आ रहा था कि मोटर में मसला है या पावर सप्लाई में है। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया, तो मैंने मोटर की एक तार उतारी। जो ही मैंने मोटर की एक तार उतारी तो पावर सप्लाई की लाइट ऑन हो गई। तो उसके बाद जब मैंने तार को दोबारा लगाया तो मोटर बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गई। मैंने मोटर को एक दफ़ा फिर बंद किया, उसके बाद चलाया तो फिर वही सूरत हाल थी। फिर मैंने मोटर की तार उतारी, पावर सप्लाई की लाइट ऑन हो गई, तार दोबारा लगाई
तो मोटर ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। तो इससे एक बात तो बहरहाल वाज़ेह हो गई कि जो स्विच हमने लगाना है वो हमें पावर सप्लाई के बाद किसी जगह पे लगाना है। तो ये मेरे बाद का एक वीडियो का मवाद था कि मैं आपको बताता कि स्पिंडल को माइक्रो कंट्रोलर के साथ किस तरह से कंट्रोल करना है। तो वो बाद वाली नौबत तो पहले ही आ गई, अब मुझे स्विच लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं एक रिले इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हमारा रिले है, इसके एक तरफ 3 पिन हैं, उन 3 पिनों में से 2 जो हैं वो पावर सप्लाई की हैं और एक सिग्नल की है। और दूसरी तरफ 3 कनेक्टर हैं, उनमें दरमियान वाला जो है वो कॉमन है, नीचे की तरफ नॉर्मली ओपन है और ऊपर वाला नॉर्मली क्लोज है। तो हम इसमें नॉर्मली ओपन वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। ये इसका क्लोजअप है, आप नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों कनेक्टर देख सकते हैं। तो ये हमारी तार है, मैंने इसके दोनों सिरों पे कनेक्टर लगा दिए हैं और दूसरी तरफ हमारा रिले जो है वो इस तरह से लगेगा। तो ये मैंने तारे लगा के पेच कस दिए हैं और रिले को मैंने माइक्रो कंट्रोलर के पास ही इसकी जो बैक प्लेट है उसके साथ कस दिया है। अब हम इसको माइक्रो कंट्रोलर के जरिए कंट्रोल करेंगे। इसकी कमांड M03 है। जो ही हम M03 की कमांड भेजेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल वाली लाइन पे सिग्नल भेजेगा और हमारी रिले इस तरह से ऑन हो जाएगी। आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको रिले की क्लिक की आवाज भी आएगी। इसी तरह M05 की कमांड से रिले ऑफ हो जाएगी। अब ये नए वाला अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है। बटन से हम अपनी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई की लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि पावर सप्लाई ठीक काम कर रही है। पावर सप्लाई की आउटपुट तार हमारी स्पिंडल के साथ कनेक्ट है। एक साइड स्पिंडल के साथ कनेक्ट है और दूसरी साइड रिले के साथ कनेक्ट है। रिले ऑन होगी तो दूसरी तार को भी ऑन कर देगी, इस तरह मोटर चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तार आप देख रहे हैं मोटर के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तार रिले की तरफ जा रही है और वहां से वापस भी आ रही है। रिले की पावर सप्लाई भी मैंने आर्डुइनो के बोर्ड से ले ली है। ये जो 2 तारें यहाँ पे कनेक्ट हैं ये पावर सप्लाई के लिए हैं। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आपको यहाँ से मिलती है और हमारी रिले भी 5 वोल्ट की है। और सिग्नल लाइन को Z एक्सिस की लिमिट पिन के साथ लगा दिया है और ये उसकी पूरी डायग्राम है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि नए कर्बन में उन्होंने Z एक्सिस के लिमिट लाइन को स्पिंडल के साथ चेंज कर दिया था। तो अब Z एक्सिस की लिमिट वाला कनेक्शन स्पिंडल के लिए है और स्पिंडल वाला Z एक्सिस की लिमिट के लिए है। तो अब हम कमांड से स्पिंडल ऑन करते हैं। और अब M05 को ऑफ कर देते हैं। अब ये कटिंग तो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इसको मैं नई मोटर के साथ पूरा करता हूँ ताकि देख लिया जाए कि किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है कि डिज़ाइन में या किसी और जगह पर, ताकि उसको ठीक किया जाए। ये कटिंग के अमल का क्लोज़अप है। आप देखें कि टूल टिप किस तरह से लकड़ी को काट रही है। तो कटाई के बाद ये हमारे पुर्जे हैं, जो ज़ाहिर है कि अब काम के नहीं रहे, लेकिन मैंने इसकी कटिंग पूरी की है। तो अब मैंने एक नया वर्क पीस सेट किया है।
जिसके ऊपर हम वही पार्ट्स दोबारा काटेंगे। तो कटाई के बाद ये हमारी 2 गेंट्री की प्लेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी कटाई पहले से काफ़ी बेहतर है। थोड़ी सी गलती इसमें वर्क पीस की ऊंचाई के हवाले से हुई है, जिसकी वजह से ये नीचे थोड़ी सी लकड़ी बची हुई आपको नज़र आ रही है। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ पीस अलग हो गए हैं हमारे पार्ट से, लेकिन कटाई काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्मूथ है। एक ब्लेंडर मैंने इसमें फिर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों गैंट्री प्लेटें आमने सामने होंगी लगने के लिए, तो बाईं तरफ वाली प्लेट के जो बैरिंग लगना था वो बैरिंग मैंने बाहर की तरफ रख दिया है, हालांकि वो इस जगह पे होना चाहिए था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ एक ही मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक मोटर से हमारा काम चल जाएगा। और हमारे पार्ट्स के नीचे जो बची हुई तय थी उसको मैंने रूलर से साफ कर लिया। तो कटाई भी काफी हद तक बिल्कुल सीधी थी, गुनिया इसके ऊपर बहुत अच्छा बैठ रहा है। अब हम बाकी के पार्ट्स भी काट लेते हैं। ये जो मैं हूवर के साथ मुसलसल इसको साफ कर रहा हूँ, इसके 2 फायदे हैं। एक तो जाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा गंद जो है वो आपकी मशीन के आसपास नहीं पड़ता, और दूसरा ये है कि अगर आप इस बुरादे को ना निकाल लें तो जो हमारा कटर है वो उसी बुरादे को बार बार काटता रहेगा, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाएगा। तो कटर को ठीक तरह से ठंडा रखने और काटने के लिए ज़रूरी है कि बुरादा जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटा लें। ये बात काफ़ी इत्मीनान बख्श थी कि मशीन काफ़ी हद तक बेहतर काम कर रही थी, जो हमने सोचा था रिज़ल्ट भी तकरीबन वैसा ही है। तो ये आप सारे पार्ट्स जो है वो देख सकते हैं जो इसने काटे हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है ये सब कुछ जो कुछ इसने काटा है। तो अब हम अपनी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो तब्दील कर देंगे इन पार्ट्स के साथ।